नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और हमारी इस खास पेशकश पॉइंट ब्लैंक में आपका स्वागत है। आप जानते हैं बहुत कम राजनेता या बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो हर विधा के अंदर ऑलराउंडर होते हैं। आज मेरे साथ एक ऐसे ही शख्स मौजूद हैं जो न केवल राजनेता हैं, जो न केवल एक शानदार वकील हैं, जो न केवल एक शानदार इंसान हैं, बल्कि साथ ही साथ एक बेहतरीन ऑलराउंडर भी। जी हाँ, मेरे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सीडब्ल्यूसी के मेंबर, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद जी। सलमान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया, आपने इतनी दफ़ा शानदार कह दिया कि अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं क्या जवाब दूँ। शानदार शख्स को शानदार ही बोला जाएगा सलमान साहब। चलिए शुक्रिया। सबसे पहले शुरुआत करता हूं तुर्कमान गेट की घटना से। आपने तुर्कमान गेट की घटना देखी होगी। वहां पर एकाएक मस्जिद के आसपास के कुछ इलाकों से अतिक्रमण तोड़ा जाता है, वो भी हाईकोर्ट के आदेश के बाद। लेकिन उसके बाद भी वहां हिंसा होती है, उसके बाद भी वहां लोगों को भड़काया जाता है। ये कहा जाता है कि इसके अंदर जो है मस्जिद को नुकसान पहुंचाया जाएगा। कैसे देखते हैं इस पत्थरबाजी को, और ये पत्थरबाजी उन्हीं इलाकों में ज़्यादा क्यों होती है जहाँ माइनॉरिटी पॉपुलेशन ज़्यादा है? देखिए, पहली बात तो मैं मानता हूँ कि आप और हम साफ कर दें, स्पष्ट कर दें कि मस्जिद को नुकसान नहीं हुआ है, मस्जिद बरकरार है, मस्जिद को कोई क्षति नहीं हुई है। ये ज़रूरी है कि लोगों को का धैर्य रहे और लोगों को ये समझ में आए कि जो उनकी इबादत गाह है वो सुरक्षित है। लेकिन उसके आगे जो भी जगह इस्तेमाल में आती थी शादी घर के लिए या जो भी आता था, उस पर कार्रवाई हुई, कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई हुई। और इसलिए जब कोर्ट एक फ़ैसला करता है तो हम इस देश में ये मानते हैं कि कोर्ट के फ़ैसले का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जब भी इस किस्म की बात होती है, संवेदनशील होती है, और आप जानते हैं कि एक बहुत दायित्व होता है बड़ा, हुकूमत पे होता है, सरकार पे होता है, लोकल बॉडीज़ पे होता है कि वो किसी तरह से लोगों को अच्छी तरह से समझा पाएँ, समझा कर और फिर वो कार्रवाई करें ताकि मामला जो है वो बिगड़े ना। लेकिन जब थोड़ा सा लोगों को अफवाह की वजह से या किसी और वजह से कहीं पर कोई ये लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है तो वो रिएक्ट करते हैं, उसकी प्रतिक्रिया आती है, और वो कैसे कैसे आती है वो हम जानते हैं। तो अब किसी ने पत्थर फेंका या किसी ने खड़े होकर नारे लगाए या कुछ किया, वो होना नहीं चाहिए, लेकिन हम जानते हैं, स्वाभाविक है कि ऐसा होता है। अब वो जल्द से जल्द मामला ठंडा हो जाए और सब लोग समझ जाएं कि हमको मिलकर रहना है इस देश में, हम देश के वासी हैं सब लोग, और मिलकर रहना है और हर एक का सम्मान है, बराबर सम्मान होगा। ये संदेश जाए तो अच्छा है। सवाल ये है कि ये राजनीतिक कार्रवाई है प्रशासनिक, आपको क्या लगता है? लोग इसे एक राजनीतिक कार्रवाई बता रहे हैं। देखिए, कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। देखिए, कहने वाले कहेंगे, लेकिन उसका कुछ तर्क होना चाहिए, कुछ सबूत होना चाहिए। मुसलमान को दबाने का क्या किसी का मकसद है, ये कहाँ पर है, कैसे है, कब है, तो उसमें बहस की जा सकती है और उस पर लोग तर्क अपना अपना पेश कर सकते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर सहानुभूति ना भी हो, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए सहानुभूति सरकार को ना भी हो या किसी वर्ग को ना भी हो, तब भी मैं ये नहीं मानने को तैयार हूँ कि उनको इस तरह से दबाया जाएगा कि उनके जो संस्थाएं हैं या उनके जो पूजा स्थल हैं, जो भी इबादत गाहें हैं, उनके साथ कोई गलत सलूक किया जाएगा या कोई गलत कदम उठाया जाएगा। मैं कम से कम अभी नहीं मानता हूँ, और मुझे विश्वास है कि हमारे मुल्क की जो सेकुलर किरदार हमारे मुल्क का है वो सबका है, वो सिर्फ एक किसी पार्टी का नहीं है अकेले, बल्कि सबका है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा हाल ही के दिनों में आया, वो थी उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल। उनको बेल ना होना। हाँ, उनको बेल नहीं हुई। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या आप मानते हैं जैसा कहा जा रहा है कि वो मुसलमान हैं इसीलिए उनके साथ अन्याय हुआ? देखिए, कहने के लिए कोई कुछ भी कह दे, शर्जील इमाम और उमर खालिद ही आखिर नहीं थे उस बहस में, उस बेल के मामले में। और लोग भी थे जिनको बेल मिल गई है, 5 अन्य लोग, और जो 5 अन्य लोग हैं जिनको बेल मिली वो भी मुसलमान थे।
तो ये भी कहना चाहिए कि 5 मुसलमान लोगों को बेल भी मिली है, ये भी कहना चाहिए ना। तो उसको मुसलमान और हिंदू और गैर मुस्लिम के लिहाज से आप क्यों देखें। लेकिन हाँ, जो फैसला हुआ है उस पर चिंता व्यक्त की जा सकती है। चिंता किस बात की? चिंता इस बात की कि वही सुप्रीम कोर्ट, जिस सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बेल नहीं दी 2 लोगों को, उसी सुप्रीम कोर्ट ने अनगिनत टाइम्स ये कहा है कि समय ज़्यादा हो जाए और अगर कोर्ट जो है फैसला ना कर पाए और समय ज़्यादा हो जाए तो बेल दे देनी चाहिए। और शायद इसी को समझ के जब उनकी हाई कोर्ट ने सेंगर को बेल दी तो यही बात शायद समझ के दी थी कि अगर समय ज़्यादा हो रहा है और हम सुन नहीं पा रहे हैं तो हम बेल देते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस बेल पर रोक लगाई। अभी उसका अंतिम निर्णय नहीं आया है, लेकिन रोक लगाई है। तो हिंदू मुसलमान का ना कहकर हम ये माने कि बेल मिलनी चाहिए, जब समय ज़्यादा हो तो बेल मिलनी चाहिए। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 1 साल अगर कुछ और नहीं होता है 1 साल भर में, तो आप फिर से बेल के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो आज नहीं मिली तो कल तो मिल सकती है। तो अभी उम्मीद जो है वो खोनी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, जो तथ्य दिए गए हैं और जो रीज़निंग दी गई है उस पर ज़रूर बहस हो सकती है कि हमारे देश में, हमारे मुल्क में लिबर्टी का हिस्सा कितना है और उस पर अंकुश जो लगते हैं, और अंकुश लगाने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हमारे संविधान में वो अंकुश जो लगाए जाते हैं संविधान के तहत लगाए जाते हैं। यहाँ क्या ये ऐसा केस था कि वो इसमें कार्रवाई अंकुश की हो या ना हो, एक सवाल है। इस पर बहस लंबी हो सकती है। बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि जैसे कोर्ट में, लोअर कोर्ट में ट्रायल चल रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? ट्रायल चल नहीं रही है ना, यही मूल, लेकिन देखिए मूल मुद्दा है। सच्ची बात यह है कि इस बात को हर प्रोसिक्यूशन को सोचना चाहिए कि ये केस इस बात का नहीं है कि किसी ने कोई गलत काम किया और उस पर इल्ज़ाम लगा और उस पर बहस हुई और उसके बाद उसको सज़ा हुई या उसको छोड़ दिया गया। ये 500 या कितने FIRs को जोड़कर एक जनरल लार्ज कंस्पिरेसी का केस बनाया गया है, जिसमें 500 विटनेसेस होंगे या उससे ज़्यादा विटनेसेस होंगे। तो ये तो अगर अच्छी तरीके से भी ये केस चले तो इसमें तो 20, 25, 30 साल लग जाएंगे। तो क्या उसमें कुछ निकल पाएगा? कि अगर किसी ने जाकर किसी पर पत्थर फेंका है तो पत्थर फेंकने के लिए तो आप उसको सज़ा दे सकते हैं उसके केस में, लेकिन आप उसमें 85 लोगों को इन्वॉल्व करके और फिर 85 लोगों को सज़ा दें ये कहकर कि आप कंस्पिरेसी में थे तो आपने पत्थर फेंका ना फेंका, आपको तब भी सज़ा होगी, ये करने का कोई फ़ायदा हो रहा है? कानून में जब कानून लागू किया जाता है तो कानून में ये सोचा जाता है कि इसका समाज को कितना फ़ायदा है और इसका जो हमारा दायित्व बनता है कि हम किसी को गलत काम की सज़ा दें, क्या उस दायित्व से आगे बढ़कर ये हम कर रहे हैं, क्या दायित्व के अंदर ही उतना कर रहे हैं? इस पर थोड़ा सा सोचना चाहिए, सोच कर ये करना चाहिए। मैंने आपका तर्क स्वीकारा है इस बात को लेकर, लेकिन अब जो सबसे मौजूद मुद्दा है आज की तारीख में वो है SIR का। 2.89 करोड़ वोट्स जो हैं वो उत्तर प्रदेश से कट चुके हैं। आप खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं, आप वहाँ से सांसद रह चुके हैं, आप वहाँ के एक वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं कांग्रेस के। आपको क्या लगता है ये 2.89 करोड़ जो वोट कटे हैं ये किसके हैं? देखिए, किसके कटे हैं वो तो बड़ा आसान है। अगर कोई कहता है कि ये हमारे कटे हैं तो हम कौन हैं, इस बात को स्पष्ट करने के बाद वो सूची दे देनी चाहिए कि देखिए हम ये लोग हैं और हमारे कटे हैं। या कोई ये दिखाना चाहता है कि हमने इसमें निष्पक्ष रूप से इसकी कार्रवाई की है और हमने किसी विशेष वर्ग के लोगों के वोट नहीं काटे हैं, तो वो भी सूची दे सकता है कि जिनके कटे हैं वो ये लोग हैं। तो वो सूची देखने की देर है, शायद आप तक ना पहुंची हो, मुझ तक नहीं पहुंची हो, लेकिन हम बैठकर अगर वो सूची निकाल कर देखें तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी। अच्छा, इसके बावजूद मैं एक और बात कहता हूं कि हो सकता है कि एक विशेष वर्ग के नाम कटे हों और वो विशेष वर्ग के नाम इसलिए कटे हों कि उस विशेष वर्ग के लोग जाते हैं कहीं और काम करने या कोई और काम करते हैं इसलिए कट गए हैं। तो जब तक ये पूरी बात सामने ना आए और हमारे नेता जो कह रहे हैं, मैं ये मानता हूँ कि वो इतना ही तो कह रहे हैं कि जो भी सत्य है, जो भी सच्चाई है, जो भी वास्तविकता है उसको सामने रख दें और इस तरीके से सामने रखें कि वो एनालाइज करना उसको संभव हो। तो आप
अगर मशीन रीडेबल लिस्ट बनाकर दे दें तो हम उसको एनालाइज कर सकते हैं 5 मिनट में, कंप्यूटर से 10 मिनट में हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो अगर कोई बात अवैध कही जा रही है तो उस बात वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। तो इस बात से कतरा क्यों कोई रहा है, ये एक बड़ा सवाल उठता है। और जब कोई कतराता है और जब सच्चाई देने के लिए तैयार ना होता है, या जो वो मानता है कि सच है देने के लिए तैयार नहीं होता है, तो फिर शुबा होता है। फिर ये मन में एक सवाल ये आता है कि ये कुछ छुपा रहे हैं क्या, क्या बात है, क्यों छुपा रहे हैं। तो अगर सब चीज़ स्पष्ट कर दें, सामने रख दें, तो कहीं कोई किसी चिंता का विषय नहीं बचेगा। क्या आपको लगता है इस प्रक्रिया का राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है? हो रहा है, राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है। कैसे? हम दुरुपयोग इसलिए हो रहा है कि जो चीज़ हमको करनी है इस देश में वो ना करके हम इस झगड़े को बढ़ा रहे हैं। हमारा दायित्व बनता है, विपक्ष में हमारा दायित्व बनता है, और हम अगर इस बात को ना उठाएं और हम इस बात को ना कहें तो लोग ये समझेंगे कि हम जो है बिल्कुल बेकार हैं, हम यूजलेस हैं, ये माना जाएगा। तो हम इस बात को उठा रहे हैं। दायित्व होता है ऑपोजिशन का एक बात कहना कि ये क्यों हो रहा है और ये यूँ हो रहा है, इसका जवाब देने का अधिकार भी और दायित्व भी होता है सरकार का। तो हम नहीं बता सकते हैं कि क्यों हो रहा है, हम सिर्फ पूछ सकते हैं। सरकार ये बताए, सरकार से मेरा मतलब ये है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो बताए कि ये क्यों हो रहा है। तो दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाए तो कोई मसला ही नहीं होगा। लेकिन अब इसको किस तरह से कहाँ कहा जाएगा, उसको कोई दूसरा कैसे समझेगा और समझ कर फिर वो उस पर कैसे रिस्पॉन्स देगा, इसकी वजह से समाज में जो एक हलचल मचेगी अननेसेसरीली, उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है वही हमारा सवाल है, इसका कोई जवाब नहीं देता। आप खुद विदेश मंत्री रह चुके हैं। हाल ही के दिनों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो हम एक श्रृंखला देख रहे हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? और सरकार ने क्या सही कदम उठाए हैं उसको रोकने के लिए? देखिए, 2 बातें मैं रखूँगा। हिंदुओं पे ऐसा हो रहा है तो अत्यंत दुख का विषय है, ये गंभीर चिंता का विषय है। लेकिन क्या वो चिंता कम होती अगर वही वहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं लेकिन गलत पार्टी के हैं, किसी और पार्टी के हैं, उन पर ये हमले होते, तो क्या ये चिंता कम होती? इंसान पर ये हो रहा है। हम जब बांग्लादेश गए थे, जब हमने बांग्लादेश बनाने में सहयोग बांग्लादेश का किया, शेख मुजीब का किया, तो क्या हमने हिंदू मुसलमान देखकर किया था? या वहाँ से शरणार्थी जो हिंदुस्तान में आए थे, क्या वो हिंदू थे कि मुसलमान थे? चिटगांव से जो आए थे वो हिंदू थे कि मुसलमान थे? हमने कभी बांग्लादेश को हिंदू मुसलमान की उसमें इश्यूज़ में नहीं देखा है। हमने ये माना है कि बांग्लादेश एक हमारा मित्र देश था और हमने बहुत अच्छे। आप था कह रहे हैं? था, आज तो नहीं है ना। आज अगर होता तो मैं ये कहता कि हमारा देश है, हम कल चल के उनसे बात कर लेते हैं, हमारा मित्र देश है। लेकिन आज नहीं है क्योंकि हमारी चर्चा नहीं हो रही, हमारी उनसे बात नहीं हो रही। उनकी कोई शिकायत हो सकती है, उनको कुंठा इस बात की हो सकती है कि हमने शेख हसीना को अपने घर में यहाँ भारत में जगह दी है, उनकी ये कुंठा हो सकती है। लेकिन हमने उनको जगह दी है तो इसलिए दी है कि हमारे उनके पुराने संबंध थे। तो कोई ये ना कहे कि इतना संबंध तब तक निभाए जब तक वो पावर में थी, पावर में नहीं रही तो संबंध भी नहीं निभाया। तो ये सवाल ये उठ सकते हैं। लेकिन आज जो वहाँ हो रहा है वो हिंदू के साथ हो रहा है या नॉन हिंदू के साथ हो रहा है, वो गलत है। ये बात कहने में हमको कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि वो गलत है। और कोई ये कहे कि आप गाज़ा के लिए कहते हैं और बांग्लादेश के लिए नहीं कहते, तो वो बेकार में एक बात उठा रहा है। गाज़ा के लिए भी कहो और बांग्लादेश के लिए भी कहो, बल्कि कहीं भी कुछ हो उसके लिए कहो, क्यों ना कहो। भारत का हमेशा इंसानियत का रिश्ता रहा है और इंसानियत पे कहीं वार होता है तो वो गलत है। हाँ, ये सही है कि हो सकता है कि बांग्लादेश में चुन चुन कर एक व्यक्ति विशेष, एक धर्म विशेष के लोगों को वो प्रहार कर रहे हैं, उन पर वो आक्रमण कर रहे हैं, ये सही हो सकता है। तो ये एक एडिशनल फैक्टर होगा। लेकिन जो उसकी इंसानियत है, जिसका नुकसान हुआ है, उसकी जो इंसानियत है वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सबसे पहले हमें वो देखना चाहिए, उसके बाद फिर और जो चीज़ें हैं वो कही जा सकती हैं। जैसे आपसे मैं कहीं पूछूँ यूरोप में कि भाई हिंदुस्तानी हो तो आप हिंदुस्तानी हो, भाई आप दोस्त हो, भाई आप इंसान हो, कई सवाल पूछे जा सकते हैं। तो क्या संदर्भ है जिसमें आपसे क्या प्रश्न पूछा जाएगा और उसके बाद फिर उस पर क्या प्रतिक्रिया होगी, ये सामने रखना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है ना, जो लोग ऑल आइज ऑन राफा,
इसको लेके बड़ा बड़ा कैंपेन सोशल मीडिया पर करते थे, आज वही बांग्लादेश के मुद्दे पर खामोश है, तो क्या सवाल नहीं उठेगा? अगर ऐसे हैं, खामोश है, तो गलत है, वो गलत है। लेकिन जो ये कहते हैं कि आप बांग्लादेश पे चुप हैं और आप गाज़ा पे बोलते थे, आप बांग्लादेश पे चुप हैं, तो उनको पहले ये कहना चाहिए, देखिए हम गाज़ा पे बोलते थे, हम गाज़ा पे बोलते थे जब आप गाज़ा पे बोलते थे, आज जब हम बांग्लादेश पे बोल रहे हैं तो आप भी बांग्लादेश पे बोलिए। ये तुलना ऐसे होनी चाहिए ना, ये नहीं होना चाहिए कि उस पर आप बोलते थे, यहाँ नहीं आप बोलते हैं। आप वहाँ बोले जो आप यहाँ के लिए कह रहे हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इंसान पर जहाँ भी वार होता है और जैसे भी वार होता है, और दो चीज़ें हैं कि वो लोग जो सरकार की कंट्रोल में ना हो, ऐसा होता है, सरकार कोशिश करती है लेकिन कंट्रोल में नहीं कर पाती लोगों को, तो सरकार की कंट्रोल में न हो वो ऐसे अत्याचार करें, और वो लोग जो सरकार की तरफ से ही यहाँ अत्याचार हो, इसमें कुछ अंतर तो होता है, थोड़ा बहुत तो अंतर होता है। लेकिन तब भी मैं ये कहूँगा कि इंसान का तकाजा है, इंसानियत का तकाजा है कि वहाँ जो हुआ है, जो हो रहा है वो गलत है, और उस पर एक इंसान को कहना चाहिए, हिंदू और मुसलमान को नहीं कहना चाहिए, एक इंसान को कहना चाहिए कि ये गलत है। लेकिन गाज़ा पे बोलना और बांग्लादेश पे खामोश रहना क्या डबल स्टैंडर्ड नहीं है? नहीं, डबल स्टैंडर्ड दोनों तरफ से ना, वही मैं बता रहा हूँ कि जो बांग्लादेश पे बोलना चाहता है उसको गाज़ा पे भी बोलना चाहिए था, और जो गाज़ा पे बोला है उसको बांग्लादेश पे भी बोलना चाहिए। अब इससे बढ़कर तो बात नहीं हो सकती। मैं कह रहा हूँ कि दोनों की तरफ से जो बोलने वाले हैं, दोनों की तरफ से दोनों जगह पे कुछ बोलना चाहिए, और वो आसान हो जाएगा अगर आप ये कहेंगे कि हम इंसानियत के तकाजे पर इंसानियत की बात कह रहे हैं। बड़ा आसान हो जाएगा कहना कि आप अपने को या किसी और को या किसी पराये को अपना मान कर कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप इंसानियत की बात कहते हैं, कह रहे हैं और कहते रहेंगे। वेनेजुएला संकट जो कुछ हुआ मादुरो के साथ, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? अमेरिका ने क्या ये ठीक किया? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमको बड़ा स्पष्ट ये कहना चाहिए कि अमेरिका ने सही नहीं किया। अब कोई कहे कि देखिए आपके लिए कहना आसान है, आप विपक्ष में हैं, लेकिन सरकार कैसे कहे? सरकार को संबंध निभाने हैं, सरकार को 85 काम करने हैं, स्टूडेंट्स को भिजवाना है, उनसे टैरिफ्स ठीक करवाने, सरकार को 85 काम होते हैं। तो सच्ची बात है कि हम बड़ी आसानी से कहते हैं कि सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने रूस और यूक्रेन के मामले में भी कहा था, हमने गाज़ा के मामले में भी कहा था, हम इसमें भी कह रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने दोस्त को भी उसकी गलती का एहसास कराना चाहिए। दोस्ती कैसी है अगर आप अपने दोस्त को नहीं बता सकते हैं कि तुम गलत कर रहे हो? अमेरिका से हमारी अगर दोस्ती है तो हमको अमेरिका से कहना चाहिए कि तुम गलत कह रहे हो सकता है अमेरिका ये कहे कि खुलकर मत कहा करो, हमको हमारे बंद कमरे में कह दिया करो, खुल के मत कहा करो, तो वो बात है, वो समझ में आती है। लेकिन भारत ने, जिसने हमेशा ये माना है कि किसी के देश के अंदर हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी को नहीं है, वो आज कैसे स्वीकार कर ले कि वेनेजुएला में ये हस्तक्षेप हो रहा है? दूसरे लोग बाहर से बैठकर ये तय नहीं करेंगे कि आप अपने देश के लिए सही हो या गलत हो। आपको तय करने का अधिकार अगर किसी का है तो आपके देश के ही मतदाताओं को है, वो तय करें। और ऐसा होता है कि मतदाताओं की बात नहीं सुनी जाती है। मतदाताओं की बात ना सुनी जाए, लेकिन आपको ये अधिकार नहीं मिलता है कि आप जाएं और कहें कि क्योंकि आप अपने मतदाताओं की बात नहीं सुन रहे तो हम आके बताएंगे क्या करना है। ऐसा नहीं होता है। इंटरनेशनल ऑर्डर में हम सब ने ये माना है कि ऐसा उचित नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर वैसे नहीं होना चाहिए और मामलों में नहीं होना चाहिए तो फिर वेनेजुएला में भी नहीं होना चाहिए। तो भारत सरकार ने इस मुद्दे पर साफ साफ कहा है कि हमको शांति के साथ बातचीत से पीसफुली इस मसले को हल करना चाहिए। क्या आप इसको पर्याप्त मानते हैं? देखिए, बात तो पीसफुली होनी चाहिए, संवाद से होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, लेकिन डायलॉग हो रहा है क्या? कोई डायलॉग कर रहा है क्या? भारत सरकार ने किसी को अमेरिका भेजा कि जाइए राष्ट्रपति जी से बात करिए? क्या प्रधानमंत्री ने फ़ोन उठाया और कहा कि राष्ट्रपति जी आपसे कुछ कहना है? मैं अभी भी कह रहा हूँ, और मैं बहुत संतुलित बात कह रहा हूँ, कि सरकार में रहते हुए ये आसान नहीं होता है। हमारे लिए कहना आसान है, लेकिन सरकार में रहते हुए आसान नहीं होता है। तब भी कोई साधारण मुल्क नहीं है ये भारत। जब भारत ने एक अपने आप को माना है कि हम विश्व गुरु हैं, या भारत ने ये माना है कि हम एक दुनिया का लीडर बनना चाहते हैं और हम सबसे बड़े पटल पर जाकर बैठते हैं और बड़े बड़े देशों के साथ बैठते हैं,
तो भारत में इतना स्वाभिमान होना चाहिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भारत अपने मित्रों को भी कह सके तुम गलत कर रहे हो। आपको लगता है कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध ऐसे हैं आज की तारीख में कि अमेरिका को ऐसा कहा जा सके? अभी तो नहीं लगता है, क्योंकि जो पिछले 6-8 महीने में हुआ है उससे लगता है कि हमारे संबंध ऐसे नहीं हैं। लेकिन हमसे नहीं कहा गया है कि संबंध बिगड़ गए हैं। अभी कहाँ कहा गया है इस देश से कि हमारे संबंध बिगड़ गए हैं? हमसे तो नहीं कहा गया है। अगर संबंध सबको पता है, सबको दिख रहा है कि क्या हालात है। जो भी दिखता है वो बिकता नहीं है ना। पहले कहते थे कि जो दिखता है वो बिकता है, अब जो दिखता है वो बिकता नहीं है। तो सच्चाई तो देश से कहनी चाहिए और कहना भी चाहिए कि अब हम क्या कहें, हम असहाय हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे उनके वो मित्रता हमारी नहीं है जो पहले कभी थी, हम नहीं कह सकते। इसीलिए जब भी हमने कम से कम यूक्रेन के मामले में रूस से कहीं बात करने का प्रयास तो किया, रूस ने सुना हो ना सुना हो, लेकिन हमने कम से कम प्रयास तो किया। वो प्रयास तो हमको अमेरिका के साथ भी करना चाहिए। अमेरिका को तो हमने पिछले कुछ वर्षों में रूस से बड़ा दोस्त मान लिया था, तो वो प्रयास तो हमें करना चाहिए, या फिर हमको साफ साफ कह देना चाहिए कि हमारे बस की नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भारत सरकार के बस की नहीं है अमेरिका से बात करना है, समझाना? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भारत सरकार को इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिए। हम लोगों को कन्फ्यूजन में क्यों रखें? कह दें कि हमारे बस की नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं, तो ये बात तो स्पष्ट हो जाएगी कि आपकी विदेश नीति फेल हो गई है। अब विदेश नीति क्यों फेल हुई इस पर चर्चा कर लेंगे, लेकिन फेल हो गई है। विदेश नीति का लक्ष्य क्या होता है? विदेश नीति का लक्ष्य होता है कि हम हमारे इंटरेस्ट की जो बात है और जो हम बात को सही समझते हैं, जिसको हम नैतिक समझते हैं, उसमें हम कामयाब हुए, हम सफल हुए। ये विदेश नीति का लक्ष्य होता है। तो अगर वो लक्ष्य हम नहीं पा रहे हैं तो हमारी विदेश नीति जो है वो विफल हो गई। बताना चाहिए कि हमारी विदेश नीति विफल हो गई, बता देना चाहिए। आपको लगता है हमारी विदेश नीति विफल हो गई? तो मानता हूँ बहुत विफल हुई। कई पहलुओं पे हमारी विदेश नीति विफल रही है, लेकिन हमें कहा यह जाता है कि इतनी कभी कामयाबी नहीं रही विदेश नीति। नेहरू जी पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है, हमारे सरकारों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए जाते हैं, और हमसे ये कहा जाता है कि अगर विदेश नीति ऐसी होती जैसी आज है तो हम कहीं से कहीं पहुंच गए होते, ये कहा जाता है। तो आज कैसी विदेश नीति है जिसके लिए आप खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है कि हमारी विदेश नीति में हमने ये सब पाया है, ये सब हमने खोया है? आपके हिसाब से हम कहाँ चुके हैं विदेश नीति के मुद्दे पर? देखिए, विदेश नीति में हम चुके हैं तो इस बात में चुके हैं कि दुनिया बदल रही है। नैम मूवमेंट में हमने एक प्रयास किया था, नैम मूवमेंट में, कि दुनिया में जो भी खेमे हैं उन खेमों में हम किसी के पिछलग्गू ना बने। हमारी दोस्ती थी रूस के साथ, बहुत अच्छी दोस्ती थी। अमेरिका के साथ भी हमारी दोस्ती थी। जब प्रेसिडेंट कैनेडी ने नेहरू को बुलाकर और नेहरू को जहाज़ पर रिसीव किया था तो हमारी बहुत अच्छी दोस्ती अमेरिका के साथ भी थी। लेकिन फिर हमेशा हमारे संबंध मधुर नहीं रहे अमेरिका के साथ, रूस के साथ ज़्यादा मधुर रहे। तब भी हमने दोनों को अपनाया और दोनों को साथ लेकर हम चले। वो थी कामयाब विदेश नीति। अब क्या हुआ है कि अब खेमे नहीं बचे हैं, अब कई खेमे बन रहे हैं जिसको मल्टीपोलर वर्ल्ड कहा जाता है। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड में हम कौन सा पोल है? हमको हमारी तरफ कौन देख रहा है? कभी ग्लोबल साउथ हमारी तरफ देखता था और हम उनका प्रतिनिधित्व करते थे। फिर हमने कहा कि हम तो हाई टेबल पे पहुंच गए, हम तो G20 में पहुंच गए। तो हम पहुंच गए, लेकिन आज हमारे साथ कौन है? जब भारत का और पाकिस्तान का 4 दिन का ही चाहे झड़प, हमारे 4 दिन की मानिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो कौन कौन हमारे साथ खुल कर आया, कौन खड़ा हुआ हमारे साथ? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अब इस बात को हम ज़्यादा कुरेदते नहीं हैं, इसलिए कि वो हमारी इस अस्मिता का प्रश्न है, और अस्मिता का प्रश्न होता है, सुरक्षा का प्रश्न होता है। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम सरकार का जितना साथ दे सकें उतना हम साथ दें। लेकिन कभी ना कभी तो समीक्षा करनी होती है, और उस समीक्षा में अगर हम पूछें कि कौन हमारे साथ खड़ा हुआ, अमेरिका वैसे हमारे साथ खड़ा हुआ जितना उसको खड़ा होना था? क्या हमारे साथ हमारे पड़ोसी मुल्क खड़े हुए जितना वो खड़े होना चाहिए, जितना उनको खड़ा होना चाहिए कि वो खड़े हुए कि नहीं खड़े हुए? ये एक बड़ा प्रश्न है। जो जितने ये मुल्क हैं, जो वेस्ट एशिया के मुल्क हैं, वो कितना खुलकर हमारे साथ आए, जबकि हमारे बहुत अच्छे मधुर संबंध हैं उनके साथ, और हमारा व्यापार उनके साथ बहुत अच्छा है। वो कहाँ हमारे साथ खड़े हुए? चीन किसके साथ खड़ा हुआ? ये बहुत सारे प्रश्न हैं
लेकिन क्योंकि मामला आखिर जाकर रुक जाता है जहां हमारा अस्तित्व का मामला है, विश्व में हमारे अस्तित्व का मामला है, तो इसलिए ज़्यादा इस बात को हम कुरेदते नहीं हैं। लेकिन जो सच्चाई है वो हम समझ जाएं, हम मान जाएं, एज अ देश हम मान जाएं, तो हम आगे के लिए अच्छे कदम उठा सकते हैं। मतलब आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से दुनिया को हमारे साथ होना था उस तरह से नहीं थे? अगर हुए तो बता दें। देखिए बड़ा सिंपल है, अगर हुए तो बता दें, लेकिन नहीं रहे, हमारे साथ नहीं रहे। अब चलिए एक बात ये कह देता हूँ कि फील्ड मार्शल मुनीर को अमेरिका के प्रेसिडेंट बुला के खाना खिलाते हैं, ऐसा कभी हुआ है? ऐसा कभी हुआ है किसी जनरल को बुला के खाना खिलाया जा रहा है, जबकि वो जनरल जिसने भारत के लिए इतने अपशब्द बोले हैं, उस जनरल को बुला के अमेरिका उसको खाना खिला रहा है? तो ये सवाल तो उठते हैं ना। हो सकता है इसका कोई कारण रहा हो सकता है वो कारण हमको सरकार को समझाया जाए या हमको समझाया जाए, लेकिन जब तक नहीं समझाया जाता है तब तक हमारे मन में ये प्रश्न तो रहेगा। मैं मानता हूं कि फील्ड मार्शल को खाना खिलाना और बाकी चीज़ें जो हैं वो कई तरह से सवाल खड़ा करता है, लेकिन उस डेलीगेशन में आप भी थे जिसने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जाके दुनिया को बताया। आप भी उसका एक पार्ट थे, आप भी भारत के साथ उस वक्त खड़े हुए थे। अभी भी खड़े हैं जी। भारत के साथ तो हमेशा खड़े हैं ना। जी जी। लेकिन वहाँ क्या करने गए थे? वहाँ हम बताने गए थे कि भारत के पास कोई उपाय नहीं था। जब भारत के लोगों पर प्रहार होता है और हमला होता है और आतंकी हमला होता है तो भारत को जवाब देना पड़ता है, और जब भारत ने जवाब दिया है, हमको सिर्फ इतना ही संदेश देना था। और हम ये कह रहे थे कि जब आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान को देखें, भारत और पाकिस्तान को देखें, तो आप सहमति अपनी और समर्थन आप भारत को दें। ये हमको कहने के लिए भेजा गया था और ये हम बताकर लोगों को आए, और उम्मीद है कि उसमें कुछ ना कुछ हमारी बात का असर सब पर हुआ। अब वो कितना हुआ कितना नहीं हुआ वो सरकार जानती है। मेरा सवाल थोड़ा सा अलग था। आपको नहीं लगता कि जो हालात उस वक्त बने थे और जो परिदृश्य पूरी दुनिया ने देखा और ऑपरेशन सिंदूर के जो हालात बने, उसको देखते हुए उस कमेटी में आपका जाना कहीं इस बात पर मुहर तो नहीं थी कि आप सरकार के साथ खड़े हैं? तो हम तो सरकार के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जब भी सिक्योरिटी का मसला होगा, देश की अस्मिता का मसला होगा, तो हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन बिना शर्त के नहीं। हमको इतना तो सरकार से कहना पड़ेगा कि आज हम साथ हैं, पहले इस संकट को हम दूर कर लें, पहले ये संकट की घड़ी जो है वो घड़ी गुजर जाए, उसके बाद बैठकर हमें बताइए कि क्या हुआ। पार्लियामेंट में बता दीजिए, हमको साथ बैठा के बता दीजिए, हमारे नेताओं को बुला के उनको समझा दीजिए, आप फॉरेन अफेयर्स कमेटी में बता दीजिए, कभी तो आप बताएंगे ना। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपको बस कह दिया हम चुटकियों पर आपको नचाएंगे और आइए और हमारे लिए नाचिए, वो तो नहीं हो सकता। हम देश के साथ खड़े रहेंगे। अगर हम ना जाते, उस समय हम लोगों ने इस पर चर्चा की, पार्टी में हमारे नेताओं से हमने चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि आप अगर आज ना जाओ, अगर बुला रही है सरकार, आप ना जाओ तो ऐसा लगेगा कि आप जो है पीछे हट रहे हो, आप सरकार से मुकर रहे हो, आप सरकार को सपोर्ट नहीं करना चाहते हो। वहाँ पर जहाँ पर सरकार पर सवाल हो सकता है उठ रहे हो विश्व में, वहाँ तो जाएंगे, वहाँ तो कहेंगे। लेकिन हमारा तो ये व्यवहार रहा कि हमने कहा कि हम यहाँ पर आपसे सवाल पूछ रहे हैं, तब भी हम आपकी बात कहने के लिए सरकार के इन्विटेशन पर दुनिया को देखने, दुनिया तक पहुँचाएंगे आपके संदेश को। यहाँ हमने तो ये कहा, और आप यहाँ बैठे बैठे छुटबइये लोग आपके रोज़ राहुल गांधी पे सवाल उठा देते हैं कि आप बाहर गए और आपने ये कह दिया, आप बाहर गए और आपने वो कह दिया। ये गलत है ना। हम एक डेमोक्रेसी हैं, उसमें प्रधानमंत्री भी जाते हैं, क्या कुछ कहते हैं, को कहने का अधिकार है। ये हर एक को खुद तय करना पड़ता है कि हम जब बाहर रहेंगे तो कितना बोलेंगे, घर में रहेंगे तो कितना बोलेंगे, किस किस विषय पे बोलेंगे और कैसे कैसे बोलेंगे। ये हर एक नेता को तय करना पड़ता है। आप उस पर बैठकर यहाँ टिप्पणी करते हैं कि देखिए फिर चले गए और फिर बोलकर आ गए, फिर आप चले गए, ये गलत है। इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है, इसको आप क्या मानते हैं? इसको आप नेतृत्व की असफलता मानते हैं या संगठनात्मक कमजोरी? इसको हम मानते हैं कि एक समय
का निर्णय होता है, और जब समय का निर्णय आपके विरोध में हो जाता है तो फिर बदलते समय को देखकर आपको अपने आप को बदलना है, और कितना बदलना है और कैसे बदलना है इस पर विचार करना होता है। वो हो रहा है कांग्रेस पार्टी में, वो हो रहा है। और जहाँ हमको ये बात पकड़ में आती है वहाँ हम चुनाव जीत के दिखाते हैं। कर्नाटक दिखाया आपको, हिमाचल दिखाया आपको, तेलंगाना दिखाया आपको, लेकिन जितना हम दिखाना चाहते हैं और जितना हम अचीव करना चाहते हैं उतना हम नहीं कर पाए हैं। लेकिन ये काम पार्टी में निरंतर चल रहा है कि इस बदले हुए समय में हमको जो मूलभूत हमारे वैल्यूज़ हैं, जो हमारे नैतिकता से जुड़े हुए हमारे सवाल हैं, उनको हम पकड़े रहें। लेकिन जो और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आपको नए निर्णय लेने हैं वो आप नए निर्णय लें। वो हो रहा है। अब वो ऐसा होता है कि उसमें आप कोई चाल चलते हैं, वो कामयाब रहती है तो आप उसको आगे बढ़ाते हैं, वो कामयाब नहीं रहती तो आप पीछे हटते हैं। तो ये सारी चीज़ है, ये संदर्भ में ये सारी चीज़ें हैं, और उम्मीद मुझे ये है कि आने वाले समय में आप हमारा अच्छा प्रदर्शन देखेंगे। लेकिन आप इसको राहुल गांधी की हार नहीं मानते? नहीं, हम राहुल गांधी की हार मानते तो हम राहुल गांधी के साथ क्यों रहते। हम ये मानते हैं कि वो एक बहुत दूरदर्शी और एक बहुत दूरदर्शी और रेवोल्यूशनरी सोच के नेता हैं। और जब रेवोल्यूशन में आप उतरते हैं तो आपको बहुत बड़ा चर्निंग प्रोसेस करना पड़ता है। उसके लिए समय लगता है। चुटकियों में रेवोल्यूशन नहीं होता है। रेवोल्यूशन के लिए बहुत संघर्ष भी करना पड़ता है। रेवोल्यूशन के लिए लोगों को बहुत कुछ सिखाना, समझाना और शिक्षा देने की आवश्यकता होती है। और मैं मानता हूं कि हम उस फेज से गुजर रहे हैं, रेवोल्यूशन के उस फेज से गुजर रहे हैं। आपको लगता नहीं लंबा फेज हो गया 11 साल? देखिए, लंबा फेज हो जाए एक देश के जीवन में, एक भारत जैसे देश के जीवन में 11 साल क्या होते हैं? कुछ नहीं होते हैं। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ज़रा इंतज़ार तो करिए, 1000 साल नहीं रुकने के लिए कह रहे हैं आपसे। दिग्विजय सिंह आपके कोलीग हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने हाल ही में अमित शाह के, नरेंद्र मोदी की, आरएसएस संगठन की, इनकी तारीफ की और एक फ़ोटो पोस्ट किया सीडब्ल्यूसी की बैठक के ठीक पहले कि देखिए इसको बोलते हैं कमिटमेंट, इसको बोलते हैं। आप हंस रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, वो मेरे दोस्त हैं, दिग्विजय सिंह मेरे दोस्त हैं और बहुत गहरे आदमी हैं। और वो जो इसीलिए तो गहरे हैं, इसीलिए तो सवाल उठता है कि वो क्यों पोस्ट कर रहे हैं ऐसे। जो बात वो कहते हैं उसको आसानी से हर एक व्यक्ति समझ नहीं सकता है, तो उनसे बैठ के बात करनी पड़ेगी। हमारे पार्टी में अगर मुखर कर कोई आरएसएस का और बीजेपी का विरोध करता है राहुल गांधी के बाद, तो वो दिग्विजय सिंह करते हैं। इसमें दो राय नहीं है। इस बात को कोई नहीं नकार सकता है, सच्चाई यही है। तो उसके बाद इस चीज़ के बावजूद वो ऐसी बात कहें तो वो क्यों कह रहे हैं? अब जैसे आपने ये कह दिया कि उन्होंने एक तस्वीर लगा दी जिसमें मोदी जी नीचे बैठे हैं और अन्य नेता जो हैं जैसे अडवाणी जी वगैरह कुर्सी पर बैठे हैं। मेरे मन में एक वो तस्वीर आई जो मैंने देखी है जिसमें बहुत सारे पुराने नेता कांग्रेस पार्टी के ऊपर बैठे हैं और स्टेज पर ज़मीन पर चिदम्बरम जी बैठे हैं। अब मेरे लिए तो चिदम्बरम बिल्कुल आसमान के पास हैं। जब मैंने उनको जब से देखा, मैं उनका डिप्टी मिनिस्टर था और वो उस वक्त उसमें कॉमर्स के मिनिस्टर थे, उसके बाद वो फाइनेंस मिनिस्टर बने, फिर वो होम मिनिस्टर बने। तो चिदम्बरम से बढ़कर ट्रेजेक्ट्री तो शायद प्रणब दा की थी। प्रणब दा के बाद चिदम्बरम जी की ही ट्रेजेक्ट्री होगी, लेकिन उनको मैंने उस फोटो में देखा है। तो मैंने पूछा भी किसी से, हमारे दोस्त हैं हसन अहमद साहब, वो यूथ कांग्रेस में, तो मैंने उनसे पूछा है कि चिदम्बरम वहाँ क्या कर रहे थे? तो कहा कि वो अनुवाद करते थे। जब भी इंदिरा जी जाती थी, साउथ में जाती थी या तमिलनाडु जाती थी, तो वो अनुवाद करते थे उनके स्पीचेस का, तो इसलिए उनको वो जगह वहाँ बैठने के लिए मिली थी। तो ये तो जीवन की एक वो होती है, एक कहानी होती है, कहाँ से आप शुरू होते हैं, कहाँ तक आप पहुँचते हैं, और उसका उदाहरण कोई देता है, कभी देता है किसी बात को समझाने के लिए, तो उसमें क्या गलती है?
राहुल गांधी जैसा आपने कहा, विदेश जाते हैं, कोई बयान दे देते हैं, बवाल हो जाता है, फिर वो दूसरी बार विदेश जाते हैं, फिर कोई नया बयान देते हैं, बवाल हो जाता है। तो राहुल गांधी आपको नहीं लगता कांग्रेस के लिए एक लायबिलिटी हो गए? नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं है। देखिए, बवाल, हम कोई भी जाएं, हम कुछ भी कहें, उस पर बवाल कर दिया जाता है। लेकिन हम लोगों की पर्सनालिटी उतनी बड़ी नहीं है कि वो बवाल को हम झेल सकें। तो हम अक्सर ये कहते हैं कि भाई ज़रा हम बहुत केयरफुली कहेंगे, अब कोई बात नहीं कहेंगे, अब हम कुछ कहेंगे ही नहीं। लेकिन राहुल गांधी जी जब कहते हैं ना कि बेखौफ पॉलिटिक्स करो, डरो मत, तो वो उनकी जीवन में वो बिल्कुल ऐसी उतर चुकी है, उनकी वेन्स में, उनके रक्त में ये बात ऐसे उतर चुकी है कि वो डरते नहीं हैं। जो वो सही समझते हैं वही कहते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि जो भी तर्क पेश किए जाते हैं, उनकी बात का विरोध करने का वो तर्क जो है वो सही नहीं है, उचित नहीं है। और उनको कोई चुप नहीं कर पाएगा, उनको कोई डरा नहीं पाएगा ये बातें कह कर। और इस बात का हमको गर्व होना चाहिए। 2027 बिल्कुल सामने है। उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है, जहाँ से खुद आप आते हैं, वहाँ के चुनाव होने हैं। एक बार आपको नहीं लगता कि हिंदुत्व की काट अभी तक भी कांग्रेस पार्टी ढूंढ नहीं पाई है? वही हिंदुत्व का मुलम्मा चढ़ेगा, वही इसी तरह का चुनाव होगा, और योगी आदित्यनाथ जो खुद हार्ड हिंदुत्व की एक फेस माने जाते हैं, वो चुनाव लड़ेंगे और वहाँ पर फिर कांग्रेस को दुविधा होगी। देखिए, ये एक गहरी और गंभीर समस्या है हिंदुत्व की, क्योंकि हिंदुत्व किसी एक ख़ास पार्टी का नहीं हो सकता। हिंदुत्व के बहुत सारे तात्पर्य हैं, बहुत सारे मायने माने जाते हैं। लेकिन हिंदुत्व अगर हिंदू धर्म से और हिंदू धार्मिक आस्था का ही प्रचार प्रसार है, तो वो कौन सी गलत बात है? हमारे देश के जो बहुमत हमारे देश का है वो हिंदू धर्म से जुड़ा है। कांग्रेस में भी हिंदू धर्म के बहुत सारे नेता हैं, और उनका हिंदू धर्म और जो बीजेपी के हिंदू धर्म के लोग हैं वो अलग अलग तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसको प्रोजेक्ट कैसे किया जाता है वो अलग अलग हो गया है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि जिस दिन इस देश को सही और जो प्योर हिंदू धर्म है वो समझा दिया गया, पता नहीं वो शशि थरूर समझा पाएंगे कि उन्होंने किताब लिखी है वाई आई एम अ हिंदू, लेकिन अगर सही हिंदू धर्म समझा दिया गया इस देश को, तो मैं ये मानता हूँ कि हिंदुत्व, जिसको पॉलिटिकल हिंदुत्व कहते हैं, पॉलिटिकल हिंदुत्व समाप्त हो जाएगा अगर हिंदू धर्म सही समझा दिया जाए इस देश को। जिस तरह से मैं ये कहता हूँ कि अगर इस्लाम को सही तरीके का इस्लाम समझा दिया जाए, तो जो इस्लाम का विरोध करते हैं वो विरोध छोड़ देंगे, और इस्लाम जो है वो शबाब पर आ जाएगा और कामयाब हो जाएगा। जब इस्लाम और हिंदू धर्म दोनों एक साथ मिलकर कामयाब हो जाएंगे, तो कौन फिर जुर्रत कर पाएगा कि वो खड़े होकर ये कहे कि ये गलत है और ये गलत है। आपके ऊपर तो ये भी लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरोप लगाते हैं कि आपने हिंदुत्व की तुलना या पॉलिटिकल हिंदुत्व की तुलना बोको हराम और आईसिस से कर दी थी। पॉलिटिकल हिंदुत्व की तुलना किसी के साथ भी कर रहे हैं, वो भी जिहाद को गलत समझते हैं। हम भी तुलना उन लोगों से करते हैं जिनको हम गलत समझते हैं। हम ये कह रहे हैं कि किसी अच्छे हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्ति को सामने रखो, और एक हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में वो हैं जितने लोग जिनको आप अच्छा हिंदू कह सकते हैं, वैसे ही हज़ारों लोग हैं जो अच्छे मुसलमान हैं। आप हर मुसलमान को शाबानों से जोड़ दें, आप हर मुसलमान को 3 तलाक से जोड़ दें, आप हर हिंदू को किसी आतंकी से जोड़ दें, आप हर हिंदू को किसी अत्याचारी से जोड़ दें, तो वो गलत है ना। जो सच्चा हिंदू है, स्वच्छ हिंदू है, और जो सच्चा और सुथरा मुसलमान है, दोनों को मिला के देखिए तो आपको कबीरदास सामने दिख जाएंगे। कबीरदास को आप जाके ढूंढ लें तो कहाँ ढूंढें? माँ को कहाँ ढूंढे है बंदे, मैं तो तेरे पास में, वो हो जाएगा। तेरे पास में आपको सब मिल जाएंगे, हिंदू मुसलमान सब मिल जाएंगे, और वही भारत की ग्रेटनेस है।
जो भारत, जिस भारत को हम लोग अपना अपना देश मानते हैं, अपनी मातृभूमि मानते हैं, उस भारत की जो असल खूबसूरती है वो कबीरदास की पोइट्री में है, वो सूफ़ी समाज में है, वो भक्ति मूवमेंट में है। वही सही भारत होना चाहिए। क्या आपने वाकई अपनी पुस्तक में बोको हराम और आईसिस से हिंदुत्व की तुलना की थी? नहीं, मैंने बोको हराम को बुरा कहा था जी। बोको हराम को बुरा कहा था, तो बोको हराम को जो बुरा नहीं कहता वो आए सामने ना। किसी की हिम्मत है हिंदू होते हुए वो हिंदू संगठन को बुरा कहे? मैं मुसलमान होते हुए एक मुसलमान संगठन को बुरा कह रहा हूँ, क्योंकि मैं मानता नहीं हूँ कि वो मुसलमान है, मैं मानता नहीं हूँ कि मुसलमान हूँ। लेकिन हाँ, जब आप किसी भी धर्म की आस्था को पॉलिटिक्स में कन्वर्ट करते हो तो वो गलत रास्ते पे चल जाता है, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे वो मुसलमान का हो, किसी का हो। यूरोप में कहीं कहीं जहाँ क्रिश्चियंस के सेक्ट्स होते हैं, अमेरिका में क्रिश्चियन सेक्ट्स होते हैं जो गलत रास्ते पे पड़ जाते हैं, तो गलत रास्ते पे जो है उसको इम्यूनिटी नहीं मिल सकती ये कहकर कि हम धार्मिक हैं। धर्म जो है वो गलत रास्ता नहीं अपनाता है, वो सही रास्ता दिखाता है। हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, जैन धर्म हो, सिख धर्म हो, जो गलत रास्ता दिखा दे वो धर्म नहीं है। सवाल उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश, बिहार जो बड़े राज्य हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इन दो राज्यों से दिल्ली की गद्दी का रास्ता जाता है, वहाँ पर कांग्रेस पिछलग्गू पार्टी है। 2027 में उसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? देखिए, ये हमको पार्टी के अंदर इस बात पर हमको विचार करना होगा और हमें इस पर गंभीरता से सोचना होगा कि हम कब तक अलायंस की राजनीति से जुड़े रहें, या क्या हम कोई ऐसा दूरगामी फैसला ले सकते हैं जिससे कि हम अलायंस से अलग हो जाएं और हम अपने बलबूते पर लड़ें। क्या ये संभव है? पर ये हमारे नेताओं को निर्णय लेना होगा। हम लोग अपना परामर्श दे सकते हैं, हम अपने सुझाव दे सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अलायंस से फ़ायदा होता है, कहीं ना कहीं अलायंस से नुकसान होता है। लेकिन अलायंस की पॉलिटिक्स को कब तक चला सकते हैं और कब तक चलाना चाहिए, और अलायंस की पॉलिटिक्स कैसी होनी चाहिए, इस पर विचार की आवश्यकता है। अलायंस की पॉलिटिक्स, कभी कभी हम लोग मिलकर सरकार बनाने की बात कर लेते हैं और अलायंस की सरकारें बनी भी हैं, लेकिन सरकार बन जाती है, लेकिन जो आपका बल और शक्ति है वो धूमिल हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। तो कहाँ तक अलायंस होना चाहिए? अब कुछ लोग कह देते हैं हाँ अलायंस करिए, लेकिन पोस्ट इलेक्शन अलायंस करिए। तो पोस्ट इलेक्शन अलायंस क्या होता है? वो तो मजबूरी होती है कि आप सरकार में आना चाहते हैं तो आपने सारे अपने नंबर्स जोड़े और किसी और के नंबर्स जोड़े और आप सरकार में आ गए। वो अलायंस थोड़ी होता है, वो तो एक रास्ता होता है, निकालते हैं आप रास्ता सरकार बनाने का। अलायंस की पॉलिटिक्स सचमुच क्या है और कैसी होनी चाहिए, इस पे विचार की आवश्यकता है। और मैं मानता हूँ कि हमारे कार्यकर्ता अक्सर इस पर चर्चा किया करते हैं और अक्सर ये कहते हैं कि अपने बलबूते पे आप लड़ें, आपको फ़ायदा होगा, आप नुकसान में नहीं रहेंगे। लेकिन ये फैसला है जो उचित समय पे हमारी लीडरशिप सबसे बात कर आके लेगी। अगर ले तो अच्छा है, लेकिन जल्दबाजी में इस पे कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। जहाँ जहाँ अलायंस चल रहे हैं तो उनको तो निभाना ही है, उनको तो निभाना चाहिए। 2027 उत्तर प्रदेश, क्या कांग्रेस पार्टी को एकला चलो रे का नारा अपनाना चाहिए? देखिए, मैं यहाँ बैठे कह दूँ कि एकला चलो और हमारे नेता जो हैं वो अखिलेश जी से बात कर रहे हों, तो अखिलेश जी का एक बहुत अस्तित्व है, पहचाना हुआ अस्तित्व है उत्तर प्रदेश में। वो हमारे साथ मिल के लड़े भी हैं। मेरा मानना है कि हमारे साथ को मिल के लड़े, उनका फ़ायदा हुआ, बहुत फ़ायदा हुआ। अब वो फ़ायदा माने ना माने, हमको कुछ फ़ायदा हुआ, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो अगर दोनों को फ़ायदा हुआ था तो दोनों को साथ ही रहना चाहिए। लेकिन साथ रहें तो पिछले अलायंस के जो प्रयास थे उसके सारे जो आउटकम्स थे उनको समझकर और हम उसको थोड़ा सा सुधार के हम अलायंस बनाएं तो अच्छा होगा। लेकिन ये फैसला फिर हमारी लीडरशिप का है, उनकी समाजवादी पार्टी की लीडरशिप का है। वो लोग आपस में बात करेंगे और
कुछ तय करेंगे। आप खुद इतने बड़े नेता हैं कांग्रेस के, आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? व्यक्तिगत अलायंस होना चाहिए? पार्टी में रहकर व्यक्तिगत राय नहीं होती। वो व्यक्तिगत राय सिर्फ परामर्श के लिए होती है, बंद कमरे में होती है, और उसके बाद वहाँ से जो निर्णय होता है उस निर्णय को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। पिछली दफ़ा उस निर्णय के कारण मैं चुनाव नहीं लड़ पाया, लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कहीं कोई कुंठा किसी किस्म की शिकायत नहीं है। पार्टी में रहना है तो पार्टी में वो करना है जिससे पार्टी का फ़ायदा हो, आपका फ़ायदा हो या नुकसान हो, वो झेलना चाहिए। बहुत कुछ पार्टी से मिला है, बहुत कुछ मिला है। अब हम हर चीज़ मांगें और कहें कि ये भी दे दो वो भी दे दो, तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो सही बात है। आने वाले समय में आप क्या देखते हैं? कांग्रेस जिस गति से चल रही है उस गति से क्या वापस सत्ता में आ पाएगी फिर से? देखिए, हमारा तो एक लक्ष्य है कि जब तक राजनीतिक जीवन है तब तक हमें काम करना है कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाने के लिए। बिकॉज मैं मानता हूँ और सच मानता हूँ, ऐसा नहीं है कि बिकॉज मैं कांग्रेस में हूँ तो इसलिए कह रहा हूँ या कांग्रेस आ जाएगी तो मुझे फ़ायदा हो जाएगा। मैं ये मानता हूँ कि इस देश की बेहतरी के लिए, इस देश के उत्थान के लिए और देश के भविष्य के लिए, हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए कांग्रेस का सत्ता में आना अनिवार्य है, कांग्रेस का सत्ता में आना नेसेसरी है, और उसके लिए हम जो भी बलिदान, कुर्बानी और जो भी हम मेहनत कर सकते हैं वो हम करेंगे। बट आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं? लक्षण नहीं है, संकल्प है। संकल्प है कि आना है। अब देखो हमारा संकल्प कितना मजबूत निकलता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये you. थे सलमान खुर्शीद जी, जिनसे हमने तमाम आज के समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर बात की। अगले हफ्ते एक और हस्ती से आपको मिलवाएंगे इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।